In this video, we will be discussing Woodward-Fizzer rules for calculation of lambda max. UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई कंपाउंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पे शो करेगा, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग वुडवर्ड-फिजर रूल्स। अब ये जो रूल्स हैं ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स के लिए मुख्तलिफ वैल्यूज जो हैं वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइईन्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं लैम्डा मैक्स। For the dienes, the rules are something like this. The base value for acyclic or heteroannular diene is 214 nanometer. Means अगर आपके पास एक acyclic compound हो, एक ऐसा compound जिसमें डबल बॉन्ड हो मगर साइकिल ना हो, इस तरह से डाइइन, कॉन्जुगेटेड डाइइन, तो उसके लिए बेस वैल्यू जो होगी वो 214 नैनोमीटर होगी। या फिर अगर हेटेरोएनुलर डाइइन हो, हेटेरोएनुलर डाइइन क्या होता है? 2 6 मेंबर्ड रिंग्स, लेकिन दोनों रिंग्स में जो है आपके पास डबल बॉन्ड हो, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में मौजूद हो इस तरह से, तो इसको कहते हैं हेटेरोएनुलर डाइइन। तो एसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोएनुलर डाइइन की जो बेस वैल्यू है दैट इज 214 नैनोमीटर। फिर है होमोएनुलर डाइइन। होमोएनुलर डाइइन क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग्स फ्यूज टुगेदर, लेकिन उसमें क्या हो कि जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एक ही रिंग में मौजूद हो, तो ये होमोएनुलर डाइइन कहलाते हैं। होमोएनुलर डाइइन की जो बेस वैल्यू है दैट इज 253 नैनोमीटर। इंक्रीमेंट फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अगर इन डाइइन दो बॉन्ड्स के अलावा कोई और भी डबल बॉन्ड हो और वो इन बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तो उसके लिए हमने 30 नैनोमीटर की इंक्रीमेंट जो है वो डाल देनी है। लेट सपोज इस एग्जांपल में आपके पास अगर यहाँ पर बॉन्ड हो जाता है तो एक तो आपका ये होमोएनुलर डाइइन हो गया, लेकिन इसके साथ इस बॉन्ड के साथ इनकी कॉन्जुगेशन जो है वो हो सकती है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए हम 30 नैनोमीटर की इजाफी वैल्यू लगाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है? ऐसा डबल बॉन्ड जिसका एक मेंबर जो है वो रिंग का हिस्सा हो लेकिन दूसरा मेंबर जो है वो रिंग का हिस्सा ना हो। अब लेट्स सपोज इस एग्जांपल में आप देखें, ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लुक एट दिस डबल बॉन्ड। इसमें क्या है कि ये वाला जो कार्बन एटम है यहाँ पर, ये इस रिंग का हिस्सा है। अगर हम इसको कह लें कि ये रिंग ए है और ये रिंग बी है, तो ये वाला कार्बन जो है वो रिंग ए का हिस्सा है, लेकिन इसी डबल बॉन्ड का जो दूसरा कार्बन एटम है वो रिंग बी का हिस्सा है। तो इस तरह के बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये वाले जो दो बॉन्ड है दूसरे, दिस वन एंड दिस वन, ये एक्सोसाइक्लिक नहीं होंगे क्योंकि ये जिन दो कार्बन के दरमियान है वो दोनों एक ही रिंग का हिस्सा है। अब जिस भी मॉलिक्यूल में आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा उसमें हमने 5 नैनोमीटर की इंक्रीमेंट डालनी है। इसके अलावा अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो या रिंग रेजिड्यू लगा हुआ हो तो उसके लिए भी 5 नैनोमीटर। अब अल्काइल रिंग या रिंग रेजिड्यू का क्या मतलब है? डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स को देखें, आपका जो है आपने इस मॉलिक्यूल को ले लिया है एज अ होमोएनुलर डाइइन जो आपकी बेस वैल्यू होगी, तो इस पर डबल बॉन्ड पे यहाँ पर आपके पास एक रिंग का मेंबर मौजूद है, इसी तरह इस बॉन्ड पे भी इस तरफ रिंग का मेंबर मौजूद है, जबकि इस डबल बॉन्ड पे भी यहाँ पर रिंग का मेंबर मौजूद है। तो ये सारे रिंग रेजिड्यू हो गए। अब इस मॉलिक्यूल में 3 रिंग रेजिड्यू है, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी 5, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 15। Now we will solve some examples of dienes to further understand these rules. Let's consider this example. ये हमारे पास एक acyclic स्ट्रक्चर है, मीन ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी रिंग नहीं है। तो अभी हमने रूल्स में देखा जब acyclic स्ट्रक्चर होगा तो इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो होगी
214 नैनोमीटर। अब इस स्ट्रक्चर में मज़ीद अगर आप देखें तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है वो मौजूद नहीं है। ये आपकी बेस वैल्यू हो गई, लेकिन नेक्स्ट पोजीशन पे जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एक दूसरे से 2 बॉन्ड्स के फासले पर है, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती, तो हम इसको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं करेंगे। फिर जो है हमने सिर्फ ये देखना है कि इस पे डबल बॉन्ड तो एक्सोसाइड कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो है कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी नहीं है क्योंकि कोई रिंग ही मौजूद नहीं है। अब हम अल्काइल ग्रुप्स को देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो इसमें कितने हैं। डबल बॉन्ड पे हमारे पास ये 1 2 3 और 4 अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब अल्काइल ग्रुप के लिए जो इंक्रीमेंट थी दैट वाज 5 नैनोमीटर, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं तो हम 5 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर 20 नैनोमीटर आएगा। अब हमने क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, 214 प्लस 20, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 234 नैनोमीटर। इस कंपाउंड की ये एक्सपेरिमेंट प्रिडिक्टेड वैल्यू हो गई कि हम कितना प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ पर आनी चाहिए, और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो नियरली 236 नैनोमीटर है। तो इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो हमें शो करता है कि वुडवर्ड फिजर्स रूल जो है वो एग्जैक्टली सही कैलकुलेशन करते हैं लैम्डा मैक्स की। अब एक और एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग है और दोनों जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एक ही रिंग में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो है होमो एनुलर डाइईन है। होमो एनुलर डाइईन के लिए जो बेस वैल्यू होगी वो हो जाएगी 253 नैनोमीटर, दैट्स द बेस वैल्यू। फिर हम देखेंगे कि इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है या नहीं। तो अगर आप देखें ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है। क्यों एक्सोसाइक्लिक है? ये वाला जो कार्बन है ये इस रिंग का हिस्सा है, जबकि ये वाला कार्बन जो है वो दूसरे रिंग का हिस्सा है। बाहर के कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। इसी तरह इसको देख लें, ये भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। एक मेंबर जो है इस रिंग का हिस्सा है और दूसरा मेंबर जो है इस नीचे वाले रिंग का हिस्सा है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए जो रिंग इंक्रीमेंट थी दैट वाज इक्वल टू 5 नैनोमीटर, लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो जो है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं, तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आ जाएगा 10 नैनोमीटर फॉर द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब हमने देखना है कि इसमें रिंग रेजिड्यूज जो है वो कितने लगे हुए हैं। यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे डबल बॉन्ड से। एक रेजिड्यू ये, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, 4 रिंग रेजिड्यू है। तो 5 वैल्यू होती है एक रिंग रेजिड्यू के लिए, ये 4 हैं तो 5 4 ज़ा 20, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू जो है वो 20 है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 283 नैनोमीटर, जो कि हमारे पास इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी, और जबकि इसकी ऑब्जर्व वैल्यू भी समथिंग 282 नैनोमीटर है, विच शोज कि ऑलमोस्ट सही जो है वो कैलकुलेट हो गई है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में अगर आप गौर से देखें तो एक हेट्रो एनुलर डाइईन भी है और होमो एनुलर डाइईन भी है। अगर आप इस तरह से बॉन्ड्स को देखें तो ये आपके पास हेट्रो एनुलर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से यूँ देखें कि दोनों एक ही रिंग में मौजूद है तो ये होमो एनुलर है। तो इस तरह जब आपके पास दोनों मौजूद होंगे तो आप होमो एनुलर को प्रेफरेंस देंगे, तो आपके पास इसकी जो बेस वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिजर रूल्स वो 253 नैनोमीटर हो जाएगी, 253। अब इसमें देख लें कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमारे पास दो साइड पर है, ये हमारी बेस वैल्यू हो गई
तो इस साइड पर भी जो बॉन्ड है ये वाला, ये भी इस बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है इस तरह से, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर से कॉन्जुगेशन में हो सकता है। एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए जो वैल्यू है वो 30 नैनोमीटर है। चूंकि यहाँ पर 2 कॉन्जुगेशन है तो इसके लिए हमारे पास जो बेस वैल्यू हो जाएगी वो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 60 नैनोमीटर। अब हमने देखना है कि हमारे पास इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है या नहीं। तो अगर आप देखें आपके पास एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जो है वो इस साइड पे मौजूद है, ये वाला, ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। इस तरह दूसरा एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जो है वो ये है। 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स हैं। 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए वैल्यू 5 नैनोमीटर है, तो 2 के लिए जो है ये 10 हो जाएगी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एंड द वैल्यू इज 10 नैनोमीटर। अब हम इसमें रिंग रेजिड्यू देख लेते हैं कि वो कितने हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 और यहाँ पर ये 5। तो 5 जो है वो रिंग रेजिड्यू है। एक के लिए जो वैल्यू है वो 5 है, तो 5 के लिए जो है 5 5 जार 25 हो जाएगी। 25 नैनोमीटर। अब इन चारों वैल्यूज़ को जो है हम ऐड कर लेंगे। 253 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 25। अच्छा, इसमें एक और भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है जो मुझसे मिस्टेक हो गई है। वो ये है कि आपके पास एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इधर भी है जो मैंने मेंशन नहीं की। तो 3 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो इसके लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 की बजाय 15 हो जाएगी। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू जो है वो आएगी तकरीबन 353 नैनोमीटर। Now we will be looking to the rules for calculating the lambda max for alpha beta unsaturated carbonyl compounds। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद हो उसको, और वो भी अल्फा पोजीशन पर, तो उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे ये देखिए आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और इसकी कार्बोनाइल कार्बन की जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कहलाता है, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट बीटा, फिर गैमा एंड सो ऑनवर्ड्स। तो अल्फा और बीटा के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इनकी वैल्यूज को अगर देखें तो बेस वैल्यू जो है फॉर 6 नंबर्ड रिंग और ए साइक्लिक पेरेंट इनोन, अगर 6 नंबर्ड रिंग हो या फिर रिंग ना हो लेकिन इन ओन हो, इन ओन मीन्स आपके पास कीटोन फंक्शनैलिटी भी होगा और डबल बॉन्ड भी हो, तो उसके लिए बेस वैल्यू वुड बी 215 नैनोमीटर। इसी तरह इन ओन में अगर 5 नंबर रिंग होगा, 5 कार्बन एटम्स होंगे, तो उसमें बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर होगी। ए साइक्लिक डाइइनोन वैल्यू जो है वो 245 नैनोमीटर है। अब इसके लिए इंक्रीमेंट्स डबल बॉन्डेड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए सेम 30 है। अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू हो तो इसके लिए रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। डाइइन्स में हमने देखा कि जिस भी पोजीशन पर लगे हो सबके लिए हमने अल्काइल ग्रुप में 5 का इंक्रीमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर हम जो है ये देखेंगे कि ये पोजीशन अल्फा पे लगा हुआ है, बीटा पे या गैमा पे। अब अगर अल्फा पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसके लिए इंक्रीमेंट 10 है, बीटा पे लगी हुई हो तो इसके लिए इंक्रीमेंट 12 है, गैमा या उससे हायर पे लगी हुई हो तो उसके लिए इंक्रीमेंट जो है वो 18 है। इसी तरह अगर कोई पोलर ग्रुप, लेट सपोज हाइड्रोक्सिल अगर लगा हुआ हो तो ये अगर अल्फा पे होगा तो इंक्रीमेंट 35 है, बीटा पे 30, तो उसके लिए
50 की वैल्यू होगी। इसी तरह अगर OCOCH3 एस्टर फंक्शनैलिटी लगी हो, वो बेशक अल्फा बीटा या गामा पे लगी हो, तो 6 की इंक्रीमेंट होगी। ईथर फंक्शनैलिटी के लिए अल्फा पे 35, बीटा पे 30, गामा पे 17 और डेल्टा पे 31। इसी तरह अगर क्लोरो लगा हुआ होगा तो अल्फा पे 15, बीटा पे 12, ब्रोमो के लिए अल्फा पे 25, बीटा पे 30 और NR2 अगर लगा हुआ हो तो उसके लिए बीटा पे 95 की वैल्यू होगी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 की इंक्रीमेंट, और अगर इस कंपोनेंट में होमोसाइक्लिक डाइन कंपोनेंट भी मौजूद हो इनोन के अलावा, तो उसके लिए 39 की वैल्यू जो है वो लग सकती है। अब इस रूल्स को जो है एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग है और उस पर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इनोन फंक्शनैलिटी है। अब इस इनोन के लिए जब 6 मेंबर रिंग होगा तो इसके लिए बेस वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 215 नैनोमीटर। अब इसमें कोई भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई भी दूसरे ऐसे डबल बॉन्ड वगैरह की बात नहीं है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कोई रिंग रेजिड्यू लगे हुए हैं कि नहीं। अब ये इनोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो कार्बन है ये अल्फा हो गया और इससे नेक्स्ट ये बीटा है। अब अल्फा पे एक रिंग रेजिड्यू लगा हुआ है और एक बीटा पे लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लिखेंगे रिंग रेजिड्यू एट अल्फा। अल्फा के लिए जो वैल्यू थी दैट वाज इक्वल टू 10 नैनोमीटर। फिर हम लिखेंगे कि रिंग रेजिड्यू एट बीटा। बीटा पोजीशन पर जब रिंग रेजिड्यू लगा हुआ हो तो उसकी वैल्यू जो है 12 नैनोमीटर है। दो ये वैल्यूज जब ऐड हो जाएंगी 215 प्लस 10 प्लस 12, इसका आंसर 237 नैनोमीटर आएगा। So that's the lambda max for this compound. Now let's see the next example is a 5-membered ring having enone. Enone जो है वो 5-membered ring में मौजूद है, तो यहाँ पर इसकी जो बेस वैल्यू होगी for this compound that is equal to 202 nanometer. The base value is 202 nanometer. अब इसकी कोई भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है, सिर्फ जो है इस पे रिंग रेजिड्यूज हैं, उनको हम काउंट कर लेंगे। तो ये आपका अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि बीटा कार्बन पे एक रिंग रेजिड्यू है और एक अल्काइल ग्रुप है। तो इनकी वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं। तो ये वैल्यूज अल्फा पे 10 नैनोमीटर, बीटा पे जो है दो रेजिड्यूज हैं 12 इंटू 2 24 नैनोमीटर। इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो इसका लैम्डा मैक्स वुड बी इक्वल टू 236 नैनोमीटर। इस एग्जांपल में जो है दिस इज 5 मेंबर्ड इनोन। तो 5 मेंबर्ड रिंग के लिए जो बेस वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 215 नैनोमीटर। फिर हमने जो है रिंग रेजिड्यूज देखने हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा। अल्फा कार्बन पे ये एक रिंग रेजिड्यू लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमने 10 नैनोमीटर लिख ली। और बीटा पे दो रिंग रेजिड्यू लगे हुए हैं, तो एक रेजिड्यू के लिए 12 ये वैल्यू है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 नैनोमीटर। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है वो इसमें दो हैं। किस तरह से दो हैं, अगर हम इस रिंग को देखें तो ये जो एक बॉन्ड है, एक कार्बन जो है वो इस रिंग का हिस्सा है लेकिन एक रिंग से बाहर है, तो ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर हम इस रिंग को कंसीडर कर लें तो इस रिंग के लिए फिर ये वाला बॉन्ड, ये वाला कार्बन जो है इस रिंग का हिस्सा है लेकिन ये वाला कार्बन जो है वो रिंग से बाहर है, तो दो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स बन जाती हैं। एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए वैल्यू जो है वो 5 है, तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है वो 10 नैनोमीटर आ जाएगी।
और इन वैल्यूज़ को ऐड अप कर देंगे 215 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 10, तो इसका आंसर हमारे पास 258 नैनोमीटर आएगा, विच इज़ द लैम्डा मैक्स फॉर दिस कंपाउंड. In this example, we have a six-membered enone. सिक्स-मेंबर्ड रिंग है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है. तो हम इस एक पार्ट को जो है और बेस वैल्यू के तौर पर जो है ले लेते हैं सिक्स-मेंबर्ड रिंग को. तो वैल्यू बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर होगी. अब हम अल्फा और बीटा पे देख लेते हैं कि कॉन्जुगेशन है या नहीं. तो इस अल्फा पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो नहीं लगा हुआ, जबकि बीटा पे जो है वो दो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. तो इसकी वैल्यू जो है वो 24 नैनोमीटर आएगी. और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये वाला एक्सोसाइक्लिक है. अगर आप इसको देखें तो ये वाला जो एक कार्बन है ये इस रिंग का हिस्सा है, जबकि ये वाला बाहर की कार्बन का हिस्सा है, बाहर के रिंग का हिस्सा है. तो इसको पर नैनोमीटर ये इंक्रीमेंट देगी. अब ये सारी वैल्यूज को ऐड अप कर लेंगे तो इसका जो लैम्डा मैक्स है दैट विल बी इक्वल टू 244 नैनोमीटर. We will see the Woodward-Fieser rules for the aromatic compounds or the benzoyl derivatives. बेंजीन रिंग हो उस पर C डबल बॉन्ड O हो तो ये बेंजोइल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं. अब पेरेंट पे R अल्काइल और रिंग रेजिड्यू अगर लगा हो, दिस R की बात कर रहे हैं, अगर ये अल्काइल या रिंग रेजिड्यू हो तो बेस वैल्यू 246 होगी. अगर यहाँ पे H लगा हुआ हो, एल्डिहाइड हो, तो ये बेस वैल्यू 250 होगी. और अगर यहाँ पर OH लगा हुआ हो या OR, OH लगा हुआ होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और OR लगा हुआ होगा तो ये फिर एस्टर होगा. उस केस में इसकी बेस वैल्यू जो होगी वो 230 नैनोमीटर होगी. इंक्रीमेंट फॉर इस सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल और रिंग रेजिड्यू के लिए जो इंक्रीमेंट है, अगर वो ऑर्थो या मेटा पे लगे हुए हों तो इसकी वैल्यू 3 मीन्स अगर आपके पास ये ग्रुप है और ऑर्थो पे इसके कोई ग्रुप लगा हुआ हो अल्काइल या फिर मेटा पे लगा हुआ हो तो इसकी इंक्रीमेंट 3 होगी. लेकिन अगर पैरा पोजिशन 1-4 पे कोई लगा हुआ हो तो इसकी वैल्यू 10 होगी. इसी तरह अगर OH या OCH3 या O अल्काइल OR ग्रुप लगे हुए हों, ऑर्थो मेटा के लिए वैल्यू 7 होगी और अगर पैरा पे लगी हुई हो तो इसके लिए वैल्यू 25. O नेगेटिव अगर ऑर्थो पे लगी होगी तो 11, मेटा पे 20 और पैरा पे 78 वैल्यू. क्लोरो जो है अगर ऑर्थो और मेटा पे लगा होगा तो 0 वैल्यू होगी और पैरा पे इसकी 10 वैल्यू होगी. इसी तरह से अगर ब्रोमो जो है ऑर्थो और मेटा पे लगा हुआ हो तो 2 वैल्यू, पैरा पे 15. NH2 जो है ऑर्थो और मेटा पे 13 वैल्यू, पैरा पे 58. अमाइड NHC डबल बॉन्ड OCH3 ये ऑर्थो और मेटा पे लगी हो तो 20, पैरा पे लगी हो तो 45. लेट्स सी दिस एग्जांपल. हमारे पास बेंजीन रिंग है जिसपे C डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है. तो बेंजीन रिंग पे जब आपके पास इस साइड पे CH3 लगा हुआ हो मीन्स R लगा हुआ हो तो इसकी बेस वैल्यू 246 नैनोमीटर होती है. हमने बेस वैल्यू 246 लगा ली. फिर जो है हम देखेंगे कि इसके ऑर्थो मेटा या पैरा पे कुछ लगा है या नहीं. तो ये जो पोजीशन है ये इस पोजीशन की ऑर्थो पोजीशन है, जबकि 1 पोजीशन ये 2 है. 1-2 पोजीशन आर कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशंस. ऑर्थो पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है एंड द इंक्रीमेंट फॉर अल्काइल एट ऑर्थो इज 3 नैनोमीटर. और इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके हमें इंक्रीमेंट जो है वो लगानी पड़ेगी. अब 246 प्लस 3 करेंगे तो बेस वैल्यू जो है वो 249 आ जाएगी. अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर क्लोरो लगा देते हैं तो अब क्या होगा कि बेस वैल्यू 246 ही होगी, ऑर्थो पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है 3 नैनोमीटर होगी. लेकिन अब हमारे पास क्या है कि इस पोजीशन पे 1 2 3 एंड दिस इज 4. फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन इज 1-4 इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन. तो पैरा पोजीशन पे जो है हमारे पास एक और इंक्रीमेंट जो है वो आ गई है, क्लोरो लगा हुआ है. और क्लोरो जब पैरा पोजीशन पे लगा हुआ हो तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 है.
तो हम इसमें फिर ऐड कर देंगे क्लोरो एट पैरा इज इक्वल टू 10 और इसको हम इसमें प्लस भी कर देंगे। तो अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 259 nanometer. So in this way we can use these rules to predict the absorption range of organic compounds.